हेलो दोस्तों, आज का एक और नए वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 12th की राजनीति के पहले भाग समकालीन विश्व में राजनीति के चैप्टर 8 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है और जो कि आपकी बुक से हटा नहीं है, इसलिए हम आपको इसे बहुत ही आसानी भाषा से हम पढ़ा रहे हैं। तो आप प्लीज़ इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, आपको ये चैप्टर आसानी से पूरा समझ में आएगा। ठीक है। पर्यावरण पर्यावरण का अर्थ क्या होता है? पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है। परि प्लस आवरण, मतलब वह आवरण जो वनस्पति तथा जीव जंतुओं को ऊपर से ढके हुए है, उसे क्या कहते हैं? पर्यावरण। और प्राकृतिक संसाधन उसे कहते हैं, मतलब प्रकृति द्वारा यानी भगवान द्वारा प्रदान किए गए जो संसाधन है हमें, वो कहलाते हैं प्राकृतिक संसाधन। और पर्यावरण का मतलब होता है वह आवरण जो वनस्पति तथा जीव जंतुओं को ऊपर से ढके हुए हैं, उसे कहते हैं पर्यावरण। ठीक है। प्राकृतिक संसाधन प्रकृति द्वारा प्रदत्त संसाधनों को प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, जैसे जल, वन, पहाड़, ठीक है, पठार, मैदान, ये सब क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। सेकंड, देखो, वर्तमान वैश्विक राजनीति में पर्यावरण का ह्रास एक गंभीर समस्या एवं चिंतन का विषय बनकर उभरा है, जिसका मुख्य कारण कृषि की कमी, चारागाह एवं मत्स्य भंडार का अपक्षय, जलीय प्रदूषण एवं जल की कमी, वनों की कटाई है, जिसके कारण समाप्त होती जैव विविधता, ओजोन परत की हानि तथा समुद्रीय तटीय इलाकों में प्रदूषण बढ़ता है। साझी संपदा, ये क्वेश्चन आता है कि साझी संपदा किसे कहते हैं या साझी संपदा क्या है? साझी संपदा उन संसाधनों को कहते हैं जिन पर किसी एक का नहीं बल्कि संपूर्ण समुदाय का अधिकार होता है, जैसे संयुक्त परिवार का चूल्हा, चारागाह, मैदान, कुआं या नदी। इसमें पृथ्वी का वायुमंडल, अंटार्कटिका, समुद्री सतह और बाहरी अंतरिक्ष भी शामिल हैं। इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण समझौते जैसे अंटार्कटिका संधि 1959, मॉन्ट्रियल न्यायाचार 1987 तथा अंटार्कटिका पर्यावरणीय न्यायाचार 1991 हो चुके हैं। ठीक है। साझी संपदा विभिन्न जिम्मेदारियों। वैश्विक साझी संपदा की सुरक्षा को देकर भी विकसित एवं विकासशील देशों का मत भिन्न भिन्न है। विकसित देश इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सभी देशों में बराबर बांटने के पक्ष में, परंतु विकासशील देशों का कहना है कि दो आधारों पर विकसित देशों की इस नीति का विरोध करते हैं। पहला यह है कि साझी संपदा को प्रदूषित करने में विकसित देशों की भूमिका अधिक है। दूसरा यह है कि विकासशील देश अभी विकास की प्रक्रिया में है, अतः साझी संपदा की सुरक्षा के संबंध में विकसित देशों की जिम्मेदारी भी अधिक होनी चाहिए और विकासशील देशों की जिम्मेदारी कम होनी चाहिए। इस साझी संपदा में विकासशील देशों और विकसित देशों दोनों आधारों पर अलग अलग मत हैं इनके। ठीक है। तो विकसित देशों का कहना है कि सभी को बराबर हिस्से में प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, साझी संपदा को कम करने के लिए, प्रदूषण को कम करने के लिए। परंतु विकासशील देशों का कहना यह है कि विकसित देशों ने ज़्यादातर प्रदूषण फैलाया है विकास अपने देशों का विकास करके। ठीक है, इसलिए उन्हें ही सबसे ज़्यादा संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए प्रदूषण को कम करने के लिए, और विकासशील देशों की जिम्मेदारी कम होनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं अगला। भारत ने भी पर्यावरण सुरक्षा के विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से अपना योगदान दिया है। 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर एवं उसका अनुमोदन। भारत ने 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया। 2005 में G8 देशों की बैठक में विकसित देशों द्वारा की जा रही ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी पर जोर। नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी के अंतर्गत वाहनों में स्वच्छ ईंधन का प्रयोग। 2001 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम पारित किया। 2003 में बिजली अधिनियम ने नवीकरणीय ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया गया। भारत में बायोडीजल से संबंधित एक राष्ट्रीय मिशन पर कार्य चल रहा है। भारत सार्क के मंच पर सभी राष्ट्रों द्वारा पर्यावरण की सुरक्षा पर एक राय बनाना चाहता है। भारत में पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए 2010 में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना की गई। भारत विश्व का पहला देश है जहां अक्षय ऊर्जा के विकास के लिए अलग मंत्रालय है।
कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में प्रति व्यक्ति कम योगदान अमेरिका 16 टन, जापान 8 टन, चीन 6 टन तथा भारत 1.38 टन योगदान करता है। सॉरी। भारत ने पेरिस समझौते पर 2 अक्टूबर 2016 को हस्ताक्षर किए। 2030 तक भारत ने उत्सर्जन तीव्रता को 2005 के मुकाबले 33 से 35% कम करने का लक्ष्य रखा है। COP 23 में भारत वृक्षारोपण व वन क्षेत्र की वृद्धि के माध्यम से 2030 तक 2.5 से 3 बिलियन टन CO के बराबर सिंक बनाने का वादा किया है। भारत कर्क व मकर रेखा के बीच स्थित सभी देशों के एक वैश्विक सौर गठबंधन के मुखिया के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर, ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट हैं और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं। ठीक है, देखते हैं। लिमिट टू ग्रोथ नामक पुस्तक कब और किसने लिखी? इसमें क्या बात थी? वैश्विक मामलों में सरोकार रखने वाले विद्वानों के एक समूह ने लिखा है, जिसका नाम क्लब ऑफ रोम 1972 में एक पुस्तक लिमिट्स टू ग्रोथ लिखी। इस पुस्तक में यह बताया गया कि जिस प्रकार से दुनिया में जनसंख्या बढ़ रही है, उसी प्रकार संसाधन कम होते जा रहे हैं। नोट: UNEP यूनाइटेड नेशंस इन्वॉल्वमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। ठीक है, और ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो कि आपको सीखना है। रियो सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन या अर्थ समिट कब और कहाँ हुआ है? तो ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण और विकास के मुद्दों पर यह सम्मेलन हुआ। 170 देशों तथा हजारों NGO और बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भाग लिया है। पर्यावरण के मुद्दों को उठाया गया है। इसमें यह बात सामने आएगी, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के देश पर्यावरण के अलग अलग एजेंडे के पैरोकार हैं। उत्तरी गोलार्ध के देश की मुख्य चिंता ग्लोबल वार्मिंग है, दक्षिणी गोलार्ध की चिंता आर्थिक विकास है। रियो सम्मेलन में जलवायु एवं जैव विविधता से संबंधित कुछ नियम लाए गए हैं। एजेंडा 21 क्या है? एजेंडा 21 इसमें कहा गया है कि विकास का तरीका ऐसा हो जिससे पर्यावरण को नुकसान न पहुँचे। इसकी आलोचना भी है। इसमें कहा गया है कि एजेंडा 21 में पर्यावरण पर कम और विकास पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। ओवर कॉमन फ्यूचर नामक रिपोर्ट से क्या चेतावनी दी गई? 1987 में IS रिपोर्ट में यह चेतावनी दी गई कि आर्थिक विकास के चालू तौर तरीके भविष्य में टिकाऊ साबित नहीं होंगे। साझी संपदा किसे कहते हैं? हमने ये आपको बता दिया। ऐसे संसाधन जिस पर किसी एक का नहीं बल्कि पूरे संपूर्ण समुदाय का अधिकार होता है, उसे साझी संपदा कहते हैं। जैसे चारागाह, मैदान, कुआं और संयुक्त परिवार का चूल्हा, नदी। इस तरह विश्व में कुछ हिस्से और क्षेत्र किसी एक देश के संप्रभु क्षेत्राधिकार से बाहर होते हैं। इसके रखरखाव की जिम्मेदारी भी सारे विश्व की ही है। वैश्विक संपदा या इन्हें मानवता की साझी विरासत कहा जाता है, जैसे वायुमंडल, समुद्री जल, अंतरिक्ष आदि। ठीक है, ये और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं? ठीक है, वायुमंडल के ऊपर ओजोन गैस की एक पतली सी परत है, जिससे सूर्य की रोशनी छन कर पृथ्वी तक पहुंचती है। यह सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमें बचाती है। इस गैस की परत में छेद हो गया है, जिससे अब सूरज की किरणें सीधा पृथ्वी पर आ जाती हैं, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। तापमान बढ़ने के कारण ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जिसके कारण समुद्र का स्तर बढ़ रहा है। इससे उन स्थानों पर ज़्यादा खतरे हैं जो समुद्र किनारे बसे हैं। ओजोन गैस के खत्म होने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन गैस, हाइड्रोक्लोरोकार्बन, ये सभी गैस ओजोन गैस को नष्ट कर रही हैं। अब ये क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट। क्योटो प्रोटोकॉल से आप क्या समझते हैं? यह एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता था जिसमें औद्योगिक देशों को ग्रीन हाउस गैसों के उपयोग को कम करने का लक्ष्य रखा गया है। ग्रीन हाउस गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। भारत, चीन, कई देशों में इनमें छूट दी गई। भारत, चीन को कई देशों में इसमें से छूट दी गई है। भारत 2002 में इसमें शामिल हो गया है। यह अंतर्राष्ट्रीय समझौता था। इससे औद्योगिक देशों को ग्रीन हाउस को कम करने के लिए बोला गया, और जो देश अभी विकास कर रहे हैं उन पर यह कानून लागू नहीं होता है।
वन पांतर से आप क्या समझते हैं? लास्ट प्रश्न हमारा और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो वन पांतर गाँव में कुछ जगह ऐसी होती हैं जो पवित्र मानी जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि इस जगह पर देवी देवताओं का वास है, इसलिए यहाँ कोई पेड़ पौधे को नहीं काटता है। इससे पेड़ पौधे सुरक्षित रहते हैं और इसे ही वन पांतर कहा जाता है। आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए, और जो भी नए व्यूअर हैं हमारे, वो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।